नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस में जो कहानियां शामिल हैं उनको, और उसी के क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञान रंजन की कहानी पिता। इस कहानी पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे ज्ञान रंजन के जीवन वृत्त पर। थोड़ी सी बात करेंगे कि ज्ञान रंजन ने कौन कौन सी कहानियां लिखी, कौन कौन सी इनकी प्रमुख कहानियां हैं। ये थोड़ी सी बातें करके फिर उसके बाद हम लोग अपनी कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी बात कर ली जाए ज्ञान रंजन पे। तो ज्ञान रंजन का जन्म 21 नवंबर 1936 को महाराष्ट्र के अकोला में हुआ था। तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, इनका जन्म याद रखना है, क्योंकि आपसे प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको 4 कहानीकार दे दिए जाएंगे जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जिनकी कहानियां आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, और उनका क्रम आपसे लगवा लिया जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए जो रचनाकार आपके पाठ्यक्रम में शामिल है उसका जन्म आपको हर हाल में याद होना चाहिए। तो ज्ञान रंजन का जन्म 1936 में हुआ था। कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र के अकोला में इनका जन्म हुआ था। साठोत्तर पीढ़ी के 4 यार के रूप में प्रसिद्ध मंडली, एक ये मंडली थी जिसका नाम था 4 यार। इसमें साठोत्तरी कहानी के 4 कहानीकार थे, जिनमें ज्ञान रंजन थे, दूधनाथ सिंह थे, काशीनाथ सिंह थे और रविंद्र कालिया। इनमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जो मिली वो ज्ञान रंजन को मिली। यहां से आपको फिलहाल ये विशेषकर याद रखना है कि ये जो साठोत्तरी कहानीकारों की जो मंडली थी 4 यार, इसमें कौन कौन से कवि या फिर कवित्री थी, ये चीज आपको याद रखना है। इनके बारे में एक चीज आपको और याद रखना है कि हिंदी की जो है एक पत्रिका थी जिसका नाम था पहल, जिसका ज्ञान रंजन ने एक लंबे अरसे तक संपादन किया, या फिर यूं कहें कि इन्होंने इस पत्रिका का संपादन 27 वर्ष की लंबी अवधि तक जो है जारी रखा। तो आपको याद रखना है, पहल पत्रिका आपसे कई बार पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछी जाती रहेगी। तो आपको याद रखना है कि पहल पत्रिका के जो संपादक थे वो ज्ञान रंजन थे। याद रहेगा, पहल पत्रिका ज्ञान रंजन, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। ज्ञान रंजन के कुछ कहानी संग्रह हैं जिन पे बात कर लेते हैं। जैसे फेंस के इधर उधर इनका जो कहानी संग्रह है जिसका प्रकाशन 1968 में होता है। इनका कहानी संग्रह है यात्रा, जिसका प्रकाशन 1971 में होता है। क्षण जीवी तो आपको हर हाल में याद रखना ही होगा, जिसका प्रकाशन होता है 1977 में। याद रह जाएगा, क्षण जीवी 1977। और सपना नहीं, ये भी इनका कहानी संग्रह है। और ये जो इनका कहानी संग्रह है, इस कहानी संग्रह में इनकी संपूर्ण कहानियां, संपूर्ण यानी इन्होंने कुल 25 कहानियां लिखी, और 25 की 25 कहानी इनके जो कहानी संग्रह जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है सपना नहीं, इस संग्रह में जो है संग्रहित है। तो आप लोग याद रखें, और ये शेष 3 कहानी संग्रह याद रखें, जिसमें से क्षण जीवी तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट इनका कहानी संग्रह है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1977 में हुआ था। ज्ञान रंजन की जो पहली कहानी थी वो मनहूस बंगला थी, और इनकी जो पहली प्रकाशित कहानी थी वो दिवा स्वप्नी थी, जो कि कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ये जो आंकड़े हैं ये स्वयं ज्ञान रंजन के द्वारा दिए हुए हैं। ज्ञान रंजन ने स्वयं बताया कि मेरी पहली कहानी जो थी वो मनहूस बंगला थी, और मेरी पहली प्रकाशित कहानी जो थी वो दिवा स्वप्नी थी। तो आपको ये याद रखना है, दिवा स्वप्नी, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों कहानियां आप लोग याद रखें। ज्ञान रंजन की कुछ प्रमुख कहानियां हैं जिन पे एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। जैसे अमरूद का पेड़, पिता, जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद छलांग है, हास्य रस है, रचना प्रक्रिया है, अनुभव है, संबंध है, फेंस के इधर उधर है, यात्रा है, घंटा इनकी बहुत ज्यादा प्रमुख कहानी है, इसको आप लोग याद रखें। घंटा इनकी जो है प्रमुख कहानी है, इसको आप लोग याद रखें। और उसके बाद बहिर्गमन, ये भी जो है इनकी एक प्रमुख कहानी है, जिसको आप लोग याद रखें। तो हम लोगों ने ये थोड़ी सी बात कर ली ज्ञान रंजन की। चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी, और कहानी का नाम क्या है? पिता, ठीक है। कहानी ज्ञान रंजन की एक महत्वपूर्ण कहानी है, और ये कहानी संभवतः 1965 में
प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में दो पीढ़ियों के बीच टकराहट, द्वंद्व, संघर्ष, विद्रोह और अपनी बातों को मढ़ने की जद्दोजहद रहती है। कहानी आपने पढ़ रखी होगी। अगर कहानी आपने नहीं पढ़ी है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, इसी क्लास में आपको पूरी कहानी पढ़ाई जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपने कहानी कभी न कभी ये जो है जरूर पढ़ी होगी। आपको पता होगा कि इसमें जो है एक जो बीत गई पीढ़ी है जिसका जो है प्रतिनिधित्व करते हैं पिता, और एक जो वर्तमान समय की पीढ़ी है उसका प्रतिनिधित्व करता है इनका जो पुत्र वो सुधीर है। वो जो है अपने पिता को देखता है और उनके बारे में सोचता है कि पिता घर में सारी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का उपभोग क्यों नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि पिता अच्छे कपड़े पहने, पिता यात्राएं करें, लेकिन जो है वो किसी न किसी बहाने से उनको जो है पिता क्या करते हैं, खारिज कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है दो पीढ़ियों का अंतर्द्वंद अपने आप में समेटे हुए एक कहानी ज्ञानरंजन ने लिखी है। तो अभी कहानी हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल इसके बारे में तथ्यों की बात कर ली जाए। गोपाल राय, इनका जो है इस कहानी के बारे में एक कथन है कि ज्ञानरंजन की पिता पीढ़ियों की सोच और जीने के तौर तरीकों की खाई को व्यक्त करने वाली कहानी है। तो ये कथन आप लोग याद रखना। एक और कथन है बच्चन सिंह जी का, जिस पे भी हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं कि इस कहानी का केंद्रीय वस्तु अकेलापन है। इसमें दो पीढ़ियों के बीच दुर्लभ खाई है, यहाँ दो विरोधी आइडेंटिटी की टकराहट है। तो हो सकता है आपसे इतना ही कथन पूछ लिया जाए कि पिता कहानी के बारे में ये कथन किसका है, या पिता कहानी को दो विरोधी आइडेंटिटी वाले लोगों की टकराहट कौन बताता है। तो इसका सही जवाब है बच्चन सिंह। इस पे भी आप लोग थोड़ा सा इसको भी याद रखिएगा। कहानी के कुछ विशेष पात्र नहीं है, थोड़े से पात्र हैं। पात्र आपसे शायद पूछे भी ना जाए, लेकिन एक नज़र डाल लेते हैं। एक पात्र के तौर पे पिता हैं जो कहानी के मुख्य पात्र हैं, और ये जो है कहानी में पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वाभिमानी हैं और आत्मनिर्भर ये पात्र हैं। पुत्र हैं जिसका नाम सुधीर है, और ये भी कहानी के मुख्य पात्र के तौर पे हैं, और ये जो है कहानी में आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुधीर की पत्नी भी है जिसका नाम देवा है। ठीक है, एक बार बच्चे की रोने की भी आवाज़ आती है तो एक बच्चा भी आप मान सकते हैं इस कहानी का एक गौड़ पात्र है। फिलहाल पात्र में अगर आप लोग याद रखना ही चाहते हैं तो आप लोग नाम याद रख सकते हैं कि जो कहानी में पुत्र के किरदार में है उनका नाम सुधीर है, तो आपको याद रखना है ये। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इस कहानी में गर्मी को बेचैनी के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। तो अब हम लोग पात्र पढ़ चुके हैं, अब कहानी के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट पढ़ लेंगे जो परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो एक नज़र उस पर डाल ली जाए, शायद यहाँ से कोई प्रश्न आ जाए। कहानी में जो कथानायक है सुधीर की पत्नी का क्या नाम है? देवा। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कहानी में पिता 35 वर्ष के इस लंबे समय में सिर्फ दो ही ग्रंथ पढ़ते हुए आए हैं, एक है रामायण और एक है गीता। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पूछा क्या जा सकता है, अभी जो है हाल ही में आपसे ये प्रश्न पूछा भी गया था। आपको विकल्प के तौर पे दे दिए गए थे रामायण गीता, या फिर रामायण महाभारत, या फिर रामायण, इस तरीके से 4 विकल्प दिए गए थे। तो आपको याद रखना है कि पिता ने पिछले 35 वर्ष अपने दो ही ग्रंथ पढ़ते हुए बिताए हैं, एक रामायण और दूसरा गीता। तो इन दोनों ग्रंथों को याद रखें। कप्तान भाई अपनी बहन के लिए, इनका जो सुधीर का भाई है वो कप्तान के पद पे पोस्टेड है, कप्तान भाई अपने बहन के लिए 2 वर्षों तक 50 रुपए महीने भेजता रहा। ये भी एक फैक्ट है, आप लोग याद रख सकते हैं। पिता अपनी बेचैनी या थकावट में हे राम तू ही सहारा वाक्य बोलते हैं। पिता कहानी में एक जगह इलाहाबाद के धूमनगंज का नाम आया है। दरअसल ज्ञानरंजन जो थे इनका पसंदीदा जो शहर था वो इलाहाबाद ही था, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक रामचंद्र तिवारी का जो है इस कहानी के बारे में कथन है जिसको हम लोग याद रखेंगे कि ज्ञानरंजन मुख्य रूप से मध्यम वर्गीय जीवन की कुरूपताओं, विसंगतियों और खोखलेपन को निसंग भाव से बेनकाब करने वाले यथाधर्मी कहानीकार हैं। तो ये जो है कहानी के बारे में हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको देख लिए, कहानी के पात्र देख लिए, कहानी
कि कहानीकार को देख लिया, अब हम लोग यहाँ से अपनी कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे। जो कहानी के बारे में कथन आपको बताए गए हैं, इस पे भी आप लोग एक सरसरी निगाह में इनको भी देख लेना, इनको भी पढ़ लेना और इनको भी याद कर लेना, क्योंकि आजकल की परीक्षाओं में कथन भी पूछे जाने शुरू हो गए हैं, खूब कथन पूछे जा रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही, चलिए अब पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी पढ़ना। उसने अपने बिस्तरे का अंदाज़ा लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तर फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफ़ी रात गए ऐसा होना उचित नहीं। अभी घनश्याम नगर के मकानों में लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब लोग एक प्रहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता है। यूँ उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसे जाड़ों में प्रायः लगता है, बल्कि यूँ लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराना होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज़ भी कर रहा था। उसको लगा दूसरे कमरों में भी लोग शायद उसकी तरह ही जम्हाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचा बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि 1-1.5 मिनट तक सुनाई नहीं दी, जो सन्नाटे में काफ़ी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गच पर कई बार पटका और उसी दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था, और हट हट चिल्लाए। जब वह घूम फिरकर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या, भोगें कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद से पाटी पर बैठ पंखा झलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजलाते हैं जहाँ की उंगलियां दिक्कत से पहुँचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। 1 या 2 बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो ओ करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेंध वेंध न लगा दे। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुवाने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफ़ी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडिस्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है,
गजब तो पिता की जिद है, वह दूसरों का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने, 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की चलेगी नहीं। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह धोते नहीं देखा। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातून करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गूसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत सावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती और लंगोट की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उनके द्वारा सावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। 1-2 बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किट, महंगे फल पिता कुछ नहीं लेते। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भौं सिकोड़ कर। उनके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर दे देते हैं। अपनी अमावट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीज़ों की श्रेष्ठता से वे कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं अर्जन और उसी में उन्हें संतोष है। अपना अर्जन उन्हें संतोष है। वे पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियल से बढ़िया धोती मंगाकर उन्हें पहनाने को उत्सुक रखते थे, आज तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। लद बाहर 2 सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। वह जानता है पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उसके चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफी देर एक ही तरह टिके रहने से उनकी पीठ दुखने लगी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे यहाँ बहुत खींच हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भरे लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है, लेकिन पिता की अड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। टेढ़ी जेब, सदरी की बटन ऊपर नीचे लगा, सभा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपये वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो वे काफ़ी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब खींच हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएंगी और पिता विजयी कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे और झोला लेकर बाजार सौदा लेने चल देंगे। होता हमेशा यही है। सब मन में तय करते हैं कि आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किस प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सकें, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूख के सामने खाते समय
होने वाली व्यथा सरीखी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंप्रक्ति के कारण व्याकुल और अधीर तो हैं ही। पिता अद्भुत और विचित्र हैं। वह सोचते हुए उठा। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया, शायद नींद नहीं आ सकेगी। यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, यह बात वह भूल नहीं रहा है। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर बामुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफ़ी घुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और उसे खुलदाबाद के किसी लट्टू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह मैं आपका नाप दिलवा दूं। वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। एक बार पर पिता ने काफ़ी हिकारत उगली। वह चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनसिपालिटी मार्केट के छोटे मोटे दर्जी से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हॉल एडिसन के सिले कोट पहने हैं अपने ज़माने में, जिनके यहाँ अच्छे अच्छे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते हैं। ये फैशन वैसन जिनके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए करते हैं। सुधीर ने कपड़ा छोड़ दिया, जहां चाहिए सिलवाइए, भाड़ में झोंकाइए, हमें क्या, वह धीमे धीमे बुदबुदाया। पिता बाहर अकबकाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले उसने सोचा कुछ आवाज़ आई होगी, तो उसको लगा कि पिता अकबकाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था, उसकी आवाज़ जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा। पिता के पसीने से बनियान चिपक गई। बेहद घुटती हुई गर्मी। उसका मथा जाता था। मन उसका मथा जाता था। बीवी पड़ी आराम से सो रही थी, इसे कुछ पता नहीं। शायद पिता की खाट खाली थी। वह गिरा आम टटोलने के लिए बाहर बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत नियमवत, रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना भी पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। यह देख सोचकर कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है। तभी उसका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा न हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्धा अवस्था में बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही सी बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चप चप आवाज आती रही और थोड़ी देर में बंद हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे और उसके शरीर को छूता रहे। उसने देखा कि कूल्हे पर हाथ रख दिया। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से ऊब होने लगी। मन में लांछित करने लगा, बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो वह बड़े जबरदस्त हैं। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम से कम आराम की तरह से सो तो गए होंगे। वह विषादग्रस्त हुआ और अब अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत करते हैं। क्या पिता भी वैसा करना तो शुरू नहीं कर दिए? उसने पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता भी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उनके मस्तिष्क में एक खिंचाव आ गया।
विषाद सर्वोपरि था। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्रों के बीच तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, लेकिन उसे लगा कि वह युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमजोर हो जाता है। उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी हो, वज्र अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता है उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा कि पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं, तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। लगता है दीवार पर भी पसीना चुहचुहा आया है। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीबी के साथ पाश्विक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हाथों के पंजों से सिर के बालों को दबोच कर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता हैं। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बाहर के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपए महीने भेजता रहा। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आया। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपयों की एक पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी। उसे एकाएक काफ़ी रुपए मिल गए, लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने थोड़ा बहुत किया, वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा कि पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिसे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। ना लोकोसेड में उठती इंजनों की सटिंग ध्वनि, ना कंक्रीट, ना ग्रैंड ट्रंक पर होकर आती धूमनगंज की ओर इक्के दुक्के लौटते इक्कों के घोड़ों की टापें, न झगड़ते कुत्तों की भौंक भांक। बस कहीं उल्लू एक गत, एक वजन और बीभत्सा में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि वह किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठ आएगी। बड़ी टंटना जाएगी, घड़ी टंटना जाएगी और किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हार्न बज उठेगा। शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात का भी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। पिता औंध गए। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलने समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खांस खखार, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना कुछ सुन नहीं पड़ रहा था। इस विचार से पिता सो गए होंगे। उसे परम शांति मिली और लगा कि वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उठकर बैठ गया। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा। हुआ यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी और अजीब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांगें पत्नी के बदन से छू गई थीं। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया था। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले की और ढेर सारा पानी, ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अधनींद में ही करता रहा।
आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की से बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत सी काफुर हो गई थी, पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं। अभी अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा है कहकर जम्हाई ली है। ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफी शोर उठाते कहा है। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चिंत रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तरा गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर लिया। वही सुराही के प्याले में पानी ले लेकर अपनी खटिया की बात तर कर रहे हैं। सुराही से खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बाध तर हुआ। इसके बाद उन्होंने पानी पिया। वह पुनः एक बड़ी आवाज़दार जम्हाई के साथ लिपटे हुए बिस्तरे का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए हैं। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी पर झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर के भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे काँव काँव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तर पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म। दूसरे कमरे स्तब्ध हैं। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए होंगे शायद।